सभी शिक्षकों को नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल टारगेट एजुकेशन में। दोस्तों, आज मैं पुनः आप लोगों के लिए प्रधान शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण डीएलएड प्रश्न उत्तर लेकर हाजिर हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रधान शिक्षक में कुल 150 प्रश्न होंगे, जिसमें से भाग 1 का 75 प्रश्न सामान्य अध्ययन का और भाग 2 75 प्रश्न डीएलएड विषय से होगा। तो आज मैं आप लोगों के लिए भाग 2 डीएलएड विषय के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लेकर आया हूं। आप इसे शुरू से अंत तक जरूर देखें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। जी हाँ, आज का पहला प्रश्न है, प्रश्नोत्तर विधि का जनक किसे माना जाता है? जी हाँ, प्रश्नोत्तर विधि का जनक किसे माना जाता है? मॉन्टेसरी को, कार्डवेल कुक को, फ्रोबेल को या सुकरात को? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सुकरात को। जी हाँ, प्रश्नोत्तर विधि का जनक सुकरात को माना जाता है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है सेकेंड नंबर का, पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का समय काल क्या है? जी हाँ, पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का समय काल क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जी हाँ, 2 से 7 वर्ष। जी हाँ, पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक की अवस्था है 2 वर्ष से 7 वर्ष तक के। नेक्स्ट है तीसरा, तो इसमें इस अवस्था में बच्चे वस्तुओं को समूह और उप समूहों में वर्गीकृत कर सकते हैं तथा संख्या, क्षेत्रफल और आयतन के संरक्षण की क्षमता विकसित करते हैं। जी हाँ, नेक्स्ट प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित में से जन्मजात अभिप्रेरक कौन नहीं है? जी हाँ, जन्मजात अभिप्रेरक कौन नहीं है? ऑप्शन है प्यास, निद्रा, भूख, सुरक्षा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सुरक्षा। जी हाँ, जन्मजात अभिप्रेरक सुरक्षा नहीं है। प्यास, निद्रा और भूख ये तीनों जो है जन्मजात अभिप्रेरक है, क्योंकि बच्चा जब जन्म लेता है तो जन्म के साथ ही वह प्यास, निद्रा और भूख ये सब अभिप्रेरक उसमें मौजूद होता है, जबकि सुरक्षा जो है जन्म के बाद होता है। नेक्स्ट है 4 नंबर का, अधिगम का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत से संबंधित कौन है? अधिगम का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत से संबंधित कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पावलोव। जी हाँ, पावलोव जो है वो अधिगम का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट है 5 नंबर का, अंतःदृष्टि सिद्धांत का प्रमुख प्रवर्तक किसे माना जाता है? अंतःदृष्टि सिद्धांत का प्रमुख प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोहलर को। जी हाँ, कोहलर को ही अंतःदृष्टि सिद्धांत का प्रमुख प्रवर्तक माना जाता है। नेक्स्ट है 6 नंबर का। जी हाँ, 6 में दिया गया है, विशिष्ट उदाहरण का प्रस्तुतिकरण, निरीक्षण, सामान्यीकरण तथा सत्यापन किस विधि से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आगमन विधि से। जी हाँ, आगमन विधि में क्या होता है कि प्रस्तुतिकरण, निरीक्षण, सामान्यीकरण, सत्यापन, इस विधि, ये सब विधि जो है ये विशिष्ट उदाहरण का एक उदाहरण लेकर के और प्रस्तुतिकरण किया जाता है, निरीक्षण किया जाता है आगमन विधि में, जबकि एक नियम से सामान्य की ओर, विशिष्ट की ओर जाता है निगमन विधि में। नेक्स्ट है 7 नंबर का, शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व है। शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व है, कौन है? शिक्षार्थी या सीखने की प्रक्रिया, अध्यापक या इनमें से सभी? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। जी हाँ, शिक्षा मनोविज्ञान के मुख्य तत्व ये सभी है, शिक्षार्थी, सीखने की प्रक्रिया, अध्यापक और इनमें से सभी। तो इसलिए सही आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 8 नंबर का,
सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किस विषय का अध्ययन करने वाले विषय के रूप में परिभाषित किया गया? जी हाँ, मनोविज्ञान को सर्वप्रथम किस विषय का अध्ययन करने वाले विषय के रूप में परिभाषित किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आत्मा का अध्ययन। जी हाँ, सबसे पहले मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन के विषय के रूप में परिभाषित किया गया था। नेक्स्ट है 9 नंबर का, समाजीकरण क्या है? जी हाँ, समाजीकरण क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। जी हाँ, समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन को ही समाजीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट है 10 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? जी हाँ, संवेग कौन सा है? ऑप्शन है डर, ध्यान, उत्तेजना, स्मृति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डर। डर जो है एक प्रकार का संवेग है। संवेग देखिए, क्रोध, सुख, दुख, भय, चिढ़, भय यानी कि डर, चिढ़, आश्चर्य, ये सभी मूल संवेग है। नेक्स्ट है 11 नंबर का, एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों देना चाहिए। जी हाँ, उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों देना चाहिए, इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 12 नंबर का, पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाओं को क्या कहा जाता है? जी हाँ, पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाओं को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है प्रतिमान, मानसिक मैप, मानसिक उपकरण या स्कीमा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। जी हाँ, स्कीमा कहा जाता है। नेक्स्ट है 13 नंबर का, निम्न में से कौन सा शिक्षा का स्तर नहीं है? जी हाँ, कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? यहाँ शिक्षण होगा, शिक्षण। निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अभिप्रेरणा स्तर। ये शिक्षण का स्तर नहीं है, जबकि परावर्ती स्तर, अवबोध स्तर, स्मृति स्तर, ये सभी शिक्षण का स्तर कहलाता है। अभिप्रेरणा स्तर ये शिक्षण का स्तर नहीं है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 14 नंबर का, छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? प्रशंसा, दंड, पुरस्कार या सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण। जब बच्चा अपने सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण करेगा तो छात्र जो है वो सही से व्यवहार करने के लिए प्रशिक्षित होगा। नेक्स्ट है 15 नंबर का, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्किनर। जी हाँ, स्किनर महोदय के द्वारा ही द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक लिखा गया है। नेक्स्ट है 16 नंबर का, अधिगम का पठार है। अधिगम का पठार क्या है? ऑप्शन है अधिगम में अवरुद्ध वर्धन, अधिगम में दोष, अधिगम की समाप्ति, अधिगम में अवरोध। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अधिगम में अवरुद्ध वर्धन। जी हाँ, अधिगम का पठार का मतलब है अधिगम में अवरुद्ध वर्धन। नेक्स्ट है 17 नंबर का, जो संबंध स्किनर का चूहों से, थार्नडाइक का बिल्लियों से था, वही संबंध कोहलर का किससे था? यानी कि स्किनर जो है वो चूहा का प्रयोग करके वो नियम बनाए, थार्नडाइक प्रयोग किए बिल्लियों से, तो उसी प्रकार से कोहलर का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वन मानुषों से। जी हाँ, कोहलर का संबंध है
वन मानुषों से। नेक्स्ट है 18 नंबर का, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? जी हाँ, उत्तर प्रदेश में एक मनोविज्ञान शाला है, वह कहाँ स्थित है? लखनऊ में या इलाहाबाद में, आगरा में या वाराणसी में? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, इलाहाबाद में, जो कि अब इलाहाबाद का नाम प्रयागराज है। जी हाँ, प्रयागराज। तो मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो प्रयागराज में। नेक्स्ट है 19 नंबर का, संभाषण में अर्थ की लघुत्तम इकाई क्या है? संभाषण में अर्थ की लघुत्तम इकाई क्या है? ऑप्शन है रूपग्राम, पद, ध्वनिग्राम या शब्द। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जी हाँ, इसका सही आंसर ऑप्शन ए, रूपग्राम। जी हाँ, संभाषण का अर्थ की लघुत्तम इकाई रूपग्राम है। नेक्स्ट है 20 नंबर का, हम करके सीखते हैं किसने कहा था? जी हाँ, हम करके सीखते हैं, करके सीखते हैं, ये किसने कहा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिम्पसन। जी हाँ, सही आंसर सिम्पसन। नेक्स्ट है 21 नंबर का, सीखना एक तरह के व्यवहार का क्या है? जी हाँ, सीखना एक तरह के व्यवहार का क्या है? बचाव है या विस्तार है, संशोधन है या प्रसार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सीखना एक तरह के व्यवहार का प्रसार है। नेक्स्ट है 22 नंबर का, शिक्षण के दौरान आवाज़ में उतार चढ़ाव उदाहरण है, किसका उदाहरण है? जी हाँ, शिक्षण के दौरान आवाज़ में उतार चढ़ाव किसका उदाहरण है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उद्दीपन परिवर्तन कौशल का। जी हाँ, उद्दीपन परिवर्तन कौशल का। नेक्स्ट है 23 नंबर का, बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? जी हाँ, बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई, जो हम लोग भाषा बोलते हैं, तो भाषा बोलने की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ध्वनिग्राम। जी हाँ, ध्वनिग्राम। जब बच्चा जन्म लेता है तो वो जो आवाज़ निकालता है तो वो सबसे छोटी इकाई कहलाता है और वह ध्वनिग्राम कहलाता है। नेक्स्ट है 24 नंबर का, निम्न में से किस प्रश्न द्वारा सृजनात्मक चिंतन को सर्वाधिक अच्छे ढंग से अनुमानित किया जा सकता है? जी हाँ, सृजनात्मक चिंतन, जिससे सृजन किया जा सके। तो यहाँ जो प्रश्न दिया गया है, निम्न में से किस प्रश्न के द्वारा सृजनात्मक चिंतन को सर्वाधिक अच्छे ढंग से अनुमानित किया जा सकता है? तो यहाँ प्रश्न है, इसे कौन बता सकता है? पहला ऑप्शन है इसे कौन बता सकता है, दूसरा है इसे कितने भिन्न तरीकों से हल किया जा सकता है, तीसरा है क्या आप इसका उत्तर बतला सकते हैं, और डी है सही उत्तर बताएं। तो दोस्तों सृजनात्मकता चिंतन के लिए सबसे अच्छे ढंग से अनुमानित किया जा सकता है वह प्रश्न है ऑप्शन बी। जी हाँ, इसे कितने भिन्न तरीकों से हल किया जा सकता है, यही इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, और ये आज का अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान में बाधक नहीं है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान में बाधक नहीं है? ऑप्शन है नकारात्मक मानसिक वृत्ति, बी है चिंता, सी सूझ और डी भगनाशा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। जी हाँ, समस्या समाधान में बाधक नहीं है, सूझ जो होता है वह बाधक नहीं होता है। तो दोस्तों ये था 25 इम्पोर्टेंट डीएलएड विषय का महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करते हैं कि ये आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।